तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आईजीसीएसई यानी कि आईबी बोर्ड्स के प्योर मैथमेटिक्स वाले पार्ट से डिस्कशन कर रहा था। उसमें जो स्टार्टिंग की बेसिक एक्सरसाइज थी 3A 3B 3C, वो आपने शायद खुद कर ली होंगी। हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 3C के बीच से। तो यहाँ पे 3C में स्टार्टिंग में भी काफी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन आपको ढंग से करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 6। क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हम लोग पढ़ के बताते हैं क्या लिखा है। लिखा है P इज अ पॉइंट -4, 2, Q इज अ पॉइंट 5, -4। A line L is drawn through P and perpendicular to PQ. Okay, meets the y-axis at point R. Find the equation of line L. तो यहाँ पर बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वाली एक्सरसाइज में आपने ये देखा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, उसके आपने क्वेश्चंस भी किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप सही ढंग से पहले पढ़ दीजिए और उसको ट्राई कर लीजिए, क्योंकि हम इसका फाइनली सॉल्यूशन करेंगे। दिस इज योर एक्सरसाइज 3C कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चंस करें उसमें आप डायग्राम्स जरूर बनाएं। तो आपके पास दो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू। ठीक है, तो इन पी एंड क्यू को मैं आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ। तो बच्चों ये हो गया आपका पी पॉइंट, दिस इज योर क्यू पॉइंट। पी पॉइंट है आपका -4, 2। क्यू पॉइंट है 5, -4। A line L is drawn through P। परपेंडिकुलर टू बी। कह रहा है P से हमने एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है ना, P से हमने एक लाइन ड्रॉ की है जिसका नाम है स्मॉल एल, और वो परपेंडिकुलर है PQ के। ठीक है बच्चों, तो PQ के परपेंडिकुलर यानी कि P से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो PQ के परपेंडिकुलर भी है ना। तो बच्चों वो नीचे की तरफ भी जा सकती थी, ऊपर की तरफ भी जा सकती थी। और बच्चों ये लाइन कहाँ मीट करती है? ये लाइन एक एक्सिस पे मीट करती है। उस एक्सिस का नाम क्या है? वाई एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, और कहाँ पे मीट करती है? आर पॉइंट पे बच्चों मीट करती है। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले अगर आर का कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो ये वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो होता है। तो इस कोऑर्डिनेट को ए मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक तो समझ में आ गया। अब कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, हमें एल वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? पहले पी क्यू का ग्रेडियंट, पीक्यू का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर m1 m2 इक्वल्स -1। ओके तो ठीक है, एल का आ जाएगा ग्रेडियंट। लाइन एल का ग्रेडियंट आ जाएगा। लाइन एल का ग्रेडियंट आ जाएगा। ठीक है, और फिर लाइन एल की इक्वेशन भी आ जाएगी, हाँ। है ना। ठीक है बच्चों, अभी आपने बिल्कुल सही बताया कि ये M1 इसका स्लोप है और M2 इसका स्लोप है। तो जल्दी से हम M1 का स्लोप निकाल देते हैं। सिंस y2 -y1, ठीक है, अपॉन x2 -x1। तो ये बच्चों हो गया -6/9, यानी कि 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो बच्चों अगर हम इतना पढ़ चुके हैं तो हम इस लाइन का यानी कि एल लाइन का स्लोप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जस्ट 3/2। ये एल लाइन का स्लोप पहले डायरेक्टली लिख। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल, ये बच्चों हम निकाल लेते हैं। कितना आएगा? दिस इज y -y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x -x1। ये बच्चों लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि बच्चों फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। आपको r की कोऑर्डिनेट्स निकालनी है, तो आप क्या कहेंगे कि r लाइन जो है वो l लाइन पे ही, r पॉइंट जो है, r पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन l। तो वो क्या करेगा? एल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ठीक है, तो हम इसमें क्या पुट कर देंगे? 0, 8। तो y एक्सिस पर पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये बच्चों हो जाएगा a -2 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स 0 + 4, दैट मीन्स 4। तो यहां से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 2 जा 4। तो a -2 जो है वो हो जाएगा 6, तो a हो जाएगा 8। तो बच्चों ये हो गया 8।
उसके बाद बच्चों है आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल भी बन गया, चलो निकालते हैं। ये बच्चों एक पी क्यू आर ट्रायंगल ही बना के रख दिया है। उसका एरिया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। तो आपको बेस की लेंथ पी क्यू और जो पी आर है उसकी लेंथ वो निकालनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट अब क्या बन चुके हैं, 0,8 बन चुके हैं। तो बच्चों एरिया को एवेल्युएट नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। अब ये एक पार्ट का आंसर आपका ये है, दूसरे पार्ट का आंसर आपका ये मैंने निकाल दिया है, पॉइंट है। और बच्चों जो तीसरे पार्ट का आंसर है वो एरिया है। तो एरिया निकालने के लिए आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये पी क्यू हो गया और ये पी आर। और बच्चों ये लिंक आप निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्म से, तो आपका आंसर जो भी आएगा वो स्क्वायर यूनिट्स में निकल करके आ जाएगा। तो आगे का काम बच्चों आप खुद से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द लाइन L1 has equation 3x minus 2y is equal to 12 in line L2 इक्वेशन गिवन है। L1 और L2 इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट A पे। तो बच्चों ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना तो बेहद आसान काम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू A and perpendicular to L1। ओके, तो सेवेंथ क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा कर देते हैं। क्वेश्चन सेवेंथ, तो सेवेंथ क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले आप एक काम करिए कि इंटरसेक्शन पॉइंट आप बता दीजिए। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 है, और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 15 माइनस 2x। ठीक है, ये बच्चों आप आराम से इंटरसेक्शन पॉइंट बताइए। हम बच्चों इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि y की वैल्यू दे दी गई है 15 माइनस 2x। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 15 टू जा 30 माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4x इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया 7x इज इक्वल टू 12 प्लस 30। तो यहाँ से आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 42। दैट मीन्स x आ गया 6, x 6 आ गया, तो y भी आ जाएगा। दिस इज 15 माइनस 12 which is 3। तो बच्चों आपका इंटरसेक्शन पॉइंट which is x, y, ये मैंने आपको निकाल के दे दिया। फिर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू ए। अब बच्चों आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो ए से पास हो रही है। देखो मैंने ए से पास कराई एक लाइन, ए से पास करा दी बच्चों हमने एक लाइन, ए पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है L1 की, ठीक है। तो बच्चों L1 लाइन की इक्वेशन जो है वो पहली वाली है, which is 3x minus 2y minus 12 equal to 0। तो बच्चों मैंने बताया था किसी भी लाइन का स्लोप आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये मैंने आपको बताया था माइनस a बाई बी होता है। तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x विच इज a एंड कोफिशिएंट ऑफ y विच इज b। तो बच्चों ये स्लोप हो जाएगा 3/2, लेकिन a लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप हो जाएगा माइनस का 2/3। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू A is y minus y1 is equal to m times x minus x2। ये बच्चों क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। ये आपका फाइनली आंसर है, जिसको आप बाद में सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये बात फिर से रिकॉल हो गई होगी कि भाई लाइन अगर आपके पास गिवन होती है तो उसका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखने से बेटर होता है कि आप उस लाइन का स्लोप डायरेक्टली लिख लीजिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ y। तो आप बच्चों उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो ये हो गया। हाँ, तो मेरे ख्याल से सेवेंथ क्वेश्चन सभी बच्चों का यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एट्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, एट्थ क्वेश्चन सबसे पहले आप पढ़िए। लिखा है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट P एंड वाई एक्सिस एट Q। तो जो मैंने बताया था डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। तो ठीक है बच्चों, आप एक लाइन सबसे पहले बनाइए जिस लाइन का नाम है AB, जिसमें A कोऑर्डिनेट है आपका
-10,5 और बच्चों बी कोऑर्डिनेट है आपका -2 -1। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। ये लिखा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, कहां पर, पी पर। ये बच्चों एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड वाई एक्सिस एट क्यू। ये बच्चों वाई एक्सिस को भी मान लो वाई एक्सिस यहां पर कुछ है, तो ये बच्चों वाई एक्सिस को क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। वाई एक्सिस से तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 लिखती है। फिर आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकालने की तमन्ना है, तो कहोगे सर वो निकल आएगी, क्योंकि पी क्यू क्या है, बेसिकली ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पी एंड वाई एक्सिस एट क्यू। तो ये बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो बच्चों जल्दी से आप सभी लोग ए बी का मिड पॉइंट बताइए, विच इज एम। दिस इज x1 प्लस x2। ठीक है, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो बच्चों मिड पॉइंट आपका निकल आया है -6 कॉमा 4/2। दिस इज 2 यार। अब बच्चों आपको स्लोप ऑफ लाइन ए बी बताना पड़ेगा, विच इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, -6/8 विच इज 2 3 जा 6 2 4 9। तो बच्चों आपको पी क्यू लाइन का स्लोप पता पड़ जाए, दिस इज 4/3। तो बच्चों आपके पास पी क्यू लाइन का स्लोप आ गया विच इज 4/3। अब बच्चों आपको इक्वेशन निकालनी है पी क्यू लाइन की, तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू इज गिवन बाय y माइनस y1। बच्चों मिड पॉइंट से पास हो रही है लाइन, तो मिड पॉइंट आप चाहें तो आप लिख सकते हैं -6,2 विच इज m। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो बच्चों आपका फाइनली एक आंसर तो निकल करके आ गया। ठीक, फिर कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q। ये बच्चों थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि p और q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें। तो आप कहोगे तो हम इसको पहले पूरा सॉल्व करके हाँ हम लोग x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 वाले फॉर्म में लाकर हाँ हाँ वैसे भी कर सकते हैं बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन में इसको कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, या और फिर अगर आप बस डायरेक्टली करना हाँ चाहें तो बच्चों डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप कहेंगे पी पॉइंट क्या करेगा, लाई करेगा इस लाइन, है ना, लाइज ऑन लाइन। तो पहले पी को आप लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर y की जगह आपको 0 पुट करना है और x की जगह बच्चों आपको a पुट करना है। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -6 इज इक्वल टू 4a, 4 6 24। ठीक है, तो बच्चों यहां से आ जाएगा 4a इज इक्वल टू -6 -24, दिस इज -30। तो यहाँ से बच्चों a आ जाएगा -30/4, यानी कि -50/2। सिमिलरली आपको बच्चों इस एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा कि सिमिलरली जो क्यू पॉइंट है वो भी इस लाइन पे लाई करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों इस बार आपको y की जगह क्या पुट करना है, b पुट करना है। तो ये हो जाएगा b-2 इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स 0 + 6। और बच्चों 0 + 6 लिखी क्यों, सीधा सीधा 6 लिख दो। तो यहां से बच्चों उसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा b-2 इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 10। बहुत बढ़िया बच्चों, आपको ऐसे ही एग्जाम में भी करना है, आपने ए और बी दोनों की वैल्यूज अच्छे से निकाली। उसके बाद बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। कहोगे सर ये कौन सा बड़ा काम है, पी क्यू की लेंथ तो सर डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला सर हम लोग को पहले ही से पता है कि वो होता है x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, आप कुछ भी लिख सकते हो, और y2 माइनस y1 का। ये बच्चों से आप निकाल सकते
फाइनली बच्चों 8th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 8th क्वेश्चन के बाद बच्चों 9th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। तो पहले बच्चों 10th क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, तो 10th क्वेश्चन करते हैं। और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो 9th क्वेश्चन अपने आप से बाद में ट्राई कर लेंगे, नहीं आएगा तो हम बता दें। 10th क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए लिखा है द डायग्राम शोज द पॉइंट ई एफ जी लाइन ऑन द लाइन x plus 2y is equal to 6. Okay. The point G lies on x-axis. EF is equal to FG. FH is perpendicular to EG. Find the coordinates of E and F. ठीक है बच्चों, हो जाएगा। सबसे पहले क्या करिए, आप इस तरह के डायग्राम को एज इट इज बना लीजिए और क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे मूव कर चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन आपको बनाने में समय लगेगा, तो पहले आप आराम से बना लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। लाइन इज जिसपे ई एफ जी लाई करते हैं, लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। जी लाई करता है एक्स एक्सिस पे, तो उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0। ठीक है। अब बच्चों हमें यहाँ पर दे दिया गया है जितनी लेंथ ई एफ की उतनी लेंथ एफ जी की, एफ मिड पॉइंट है और एफ एच यहाँ लगता नहीं है, लेकिन बच्चों आप ऐसे समझ लो कि एफ एच क्या है, परपेंडिकुलर है ईजी। डायग्राम में नहीं लग रहा लेकिन क्वेश्चन में लिखा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ई एफ जी लाइन ऑन द लाइन दिस। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास ए पॉइंट निकल करके आ जाएगा, क्योंकि जी क्या करता है, जी लाइज ऑन लाइन दैट इज ए प्लस 2 into 0 इज इक्वल टू 16। तो बच्चों यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 16, इसका मतलब बच्चों जी पॉइंट आपका आ गया 16,0। ठीक है सबको ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है, क्योंकि इस लाइन पे ही जी पॉइंट लाई करता है, और जी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो मैंने जी पॉइंट को तुरंत निकाल के दे दिया। अब बच्चों थोड़ा सा देखना पड़ेगा और हम क्या कर सकते हैं, तो आप टेंटेटिव बताइए और हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों अभी आपके पास दो पॉइंट्स हम लोगों ने, एक पॉइंट है एफ, एक पॉइंट है ई। लेकिन एक इंफॉर्मेशन आपको ये भी दी गई है कि एफ एच जो है वो परपेंडिकुलर है ईजी के। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, ईजी लाइन का स्लोप तो हम बता ही सकते हैं। हाँ। तो स्लोप ऑफ लाइन ईजी कितना है भाई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो सर हमारे पास इस एफ एच लाइन का स्लोप आ जाएगा विच इज 2। तो सर इक्वेशन ऑफ लाइन एफ एच आ जाएगी। तो सर एफ एच लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो सर ये एफ एच लाइन की इक्वेशन होगी, बिल्कुल होगी। सर एफ एच और ई जी आपस में कहा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एफ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो सर हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट एफ निकल के आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। This is y plus 7 is equal to 2x minus 10. This is 2x minus y. This is 2x minus y is equal to 70. एक इक्वेशन बच्चों की है, दूसरी ऊपर लिखी है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए आराम से। जरा हमको सॉल्व करके बता दीजिए इसमें x और y क्या होगा। x10। तो बच्चों सॉल्व करने पे आया है x10, तो बच्चों आपका x10 आ गया, मतलब f का x10 पॉइंट यानी कि x कोऑर्डिनेट आ गया। 10 टू जा 20, 16 minus 20 which is minus 4। minus 4 है y कोऑर्डिनेट। एक सेकंड। तो प्यारे बच्चों आपको इजी लाइन की सर 3 इक्वेशन होगा। क्या है, 3 है। क्योंकि बच्चों ये आना पॉइंट एक बार चेक करिए, ये 3 आ रहा है, 3 आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट। तो बच्चों अगर ये 10,3। 10,3, लेकिन बच्चों ये तो फिर कैसे हो सकता है,
So 10 टू जा 20, एक बार चेक कर x लेते हैं। coordinate x कोऑर्डिनेट बताया क्या? x कोऑर्डिनेट 10. अच्छा, x कोऑर्डिनेट 10, हाँ तो 16 माइनस 10, अच्छा 3 क्या बच्चों? 3 बिल्कुल सही बताया। F। अब बच्चों ई पॉइंट निकाल लेंगे, तो ई पॉइंट को क्या एज्यूम कर लेंगे? ई पॉइंट को बच्चों कुछ एज्यूम कर लेते हैं, अल्फा कोमा बीटा, ये एज्यूम कर। तो एफ क्या है? मिड पॉइंट है, तो जल्दी से हम आंसर निकालते हैं कि अल्फा प्लस 16/2 इज इक्वल टू 10, और क्या बनेगा? बीटा प्लस 0/2 इज इक्वल टू 3। जल्दी से सॉल्व कर लो तो तुम्हारा पास ई पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं, तो मुझे यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस 16 इज इक्वल टू 20, तो अल्फा आ जाएगा 20 माइनस 16 विच इज 4, और बीटा आ जाएगा 6। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, मैंने क्या क्या कि मैंने कहा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट किसके बराबर कर दिया? 10,3। ऐसे बच्चों डाउट लग रहा है तो एक बार आप आंसर चेक कर लो, ये आपका आंसर है। तो आंसर वैसे सारे आ जाएंगे, फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपके पॉइंट्स आने चाहिए। तो आपका जो ई पॉइंट है वो भी क्लियर है, और एफ पॉइंट जो है वो भी क्लियर है, और जी पॉइंट है वो भी क्लियर। ठीक, तीनों आंसर बच्चों आपके आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन बच्चों अच्छा था। थोड़ा थोड़ा सा भी बच्चों इसमें दिमाग काम नहीं किया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में ही बस एक ट्रिक थी, हमें एच एफ लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, वो हमने जैसे ही निकाली क्वेश्चन बहुत जल्दी फिनिश हो गया। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11। अभी बच्चों इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कम स्किप करेंगे। अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं, पहले 12th क्वेश्चन करते हैं। सारे बच्चे पहले 12th क्वेश्चन पढ़े, क्या लिखा? द पॉइंट P is the reflection of point -2, 10 in the line this. Find the coordinate of point P. ओके बच्चों, उसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, पॉइंट P इज द इमेज ऑफ द पॉइंट -2, 10। और इमेज वाले क्वेश्चंस तो आपको शायद कुछ आइडिया होंगे ही, नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं ट्राई करता हूँ। वैसे बच्चों हम लोग तो इमेज वाले क्वेश्चंस के ना डायरेक्टली आंसर निकालते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए, जैसे कोई पॉइंट है x1, y1, और किसी लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, इसको हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसे हम कहते हैं x1, y1 का रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स उसकी इमेज। अगर ये p है तो ये p डैश होगी। मान लो p डैश आपका जो है ए बी है। चलो बच्चों मैं नोटेशंस में ही लिख देता हूँ सब, इसको x, y कर लो, और इसको x1, y1 कर लो, या जो करना चाहो। चलो हम थोड़ा सा पॉइंट सही से लिख देते हैं, उसको वही लिखे रहे हम लोग, x1, y1। बच्चों दोनों कंसेप्ट एक साथ नहीं बता रहे, पहले आप इसको हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे। आप सबसे पहले देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं। तो बच्चों हमने एज्यूम कर लिया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स x, y क्या है? x, तो बच्चों डायरेक्टली लिखा जाता है, देखो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सर ये क्या लिखा? हमने कहा फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने एक बार में निकाल लिया। ए बी सी तुमको पहले ही से ही नोन है, x1, y1 भी नोन है, और बच्चों यहाँ पर x और y जो आप इवेल्युएट करोगे वो इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो करना क्या होगा, एक बार इस वैल्यू को इसके इक्वल करना तो x आ जाएगा, फिर एक बार इस वैल्यू को इसके इक्वल करना तो y आ जाएगा, तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना पूछ करके उसका रिफ्लेक्शन पूछा जाए, बच्चों इन सब की प्रूविंग भी होती है, प्रूविंग में ऐसे कोई आपसे पूछेगा नहीं जल्दी, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए आप ये ट्रिक लगा सकते
फिर से बच्चों समझ लो, हम सेम काम आपको इमेज के लिए भी बताते हैं, बहुत आसान होता है। मान लो ये बी डैश इसकी इमेज है जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो बच्चों अब आपको अगर एक्स कॉमा वाई यानी कि इमेज की कोऑर्डिनेट निकालनी है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। दिस इज एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू -2। तो बच्चों सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करना होगा। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों कितना आसान। तो बच्चों ये इमेज वाला कॉन्सेप्ट हो गया और ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नोट्स तो आपके पास आ ही जाएंगे। दिस इज शॉर्टकट फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये बच्चों शॉर्टकट हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। और नीचे जो शॉर्टकट हो गया, हाँ, शॉर्टकट ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट पी। ये बच्चों शॉर्टकट हो गया रिफ्लेक्शन या इमेज, जो आप कहना चाहे कह सकते। ठीक है, आप इसको नहीं भी याद रख पाएंगे तो चलेगा, आप पूरे मेथड को भी यूज करके कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने के लिए इसे यूज करते हैं। जब आपको काफी भयानक तरीके से स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ाई जाती है, स्ट्रेट लाइन का पोलर फॉर्म, दुनिया भर की चीजें पढ़ाई जाती है, पैरामेट्रिक फॉर्म वगैरह, तो उसमें ये आपको तब सिखा दिया जाता है। लेकिन चलिए अभी हम लोग को जाने दीजिए। अभी हम लोग बच्चों ध्यान देते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12, और आप घर जाकर के इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 में काम भी करे। ओके, फिर से बच्चों आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, क्योंकि बच्चों मैंने आपको 10 बार बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम जरूर बनाएं। द पॉइंट P इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। ये देखो पॉइंट P क्या है, एक रिफ्लेक्शन। किस पॉइंट का? पॉइंट P इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस। ओके, तो -2, 10 का जो रिफ्लेक्शन वो कौन है? पॉइंट P है। और बच्चों ये लाइन हो गई, ये लाइन बच्चों आपका एक मिरर का काम करती है। मिरर नहीं समझते हो तो मैं बना देता हूँ, ये देखो बच्चों मिरर। मिरर का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर शीशे से जितना वो ऊपर पॉइंट होगा उतनी ही नीचे उसकी इमेज बनती है। तो दैट मीन्स आपका ये वाला जो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, वो मिड पॉइंट बन जाता है। ठीक, तो बच्चों सबको आप डायरेक्टली कर नहीं सकते। चलिए हम लोग तो पूरा करते हैं, फिर शॉर्टकट 20 पे आज बात स्टार्ट कर। तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बच्चों हर बार की तरह आप पहले ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, ये। तो इस कोऑर्डिनेट को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज ए कॉमा बी। ठीक है, तो तुम कहोगे सर ए कॉमा बी इस लाइन पे लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो पहली क्वेश्चन बन जाएगी 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 12। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। और सर ये जो दो लाइंस है इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट भी क्या होगा? -1 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है। तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 कर देते हैं। तो दिस इज b माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय a माइनस माइनस प्लस 2 इज इनटू, दूसरी लाइन कैसे होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये हो, ठीक है। तो बच्चों ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4b माइनस 40। 4b माइनस 40 इज इक्वल टू 3a प्लस 6। यहाँ बाहर माइनस भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इधर -1 है, तो हम यहाँ माइनस माइनस ऑपरेट कर देंगे। सॉल्व कर लेते। 3a प्लस 4b इज इक्वल प्लस 40 माइनस 6, दैट मीन्स 34। ये बच्चों होगी इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा 1 और 2 को, और आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हम सॉल्व नहीं कर रहे, आप डायरेक्टली आंसर बता दीजिए। पहली और दूसरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है, कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ सकते हैं।
ये जो मिड पॉइंट है, हाँ, और मुझे ऐसा लगता है 12,12 है। एक बार आंसर चेक करिए। 12,12 या 36 नहीं बच्चों, नहीं आएगा क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 12,12 ए कॉमा बी कोऑर्डिनेट नहीं लग रहा है अभी। एक बार बच्चों फिर से भी चेक करिएगा। मैंने बहुत आसान कंसेप्ट बताया। मैंने कहा सबसे पहले आपको ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। फिर मैंने बताया कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। तो उससे बच्चों मैंने दूसरी इक्वेशन बना दी। बस आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहली वाली इक्वेशन में एक काम करो, 4 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 का करो। 4 4 जा 16 है, 4 3 जा 12 बी, और 12 4 जा 40। नीचे 3 करते हैं, 3 3 जा 9 है, और 3 4 जा 12 बी, और 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9, और एक हो गया 10। ये बच्चों दो इक्वेशन बन गई। आप इनको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 25a इज इक्वल टू 8 + 2 10, और एक कैरी हो गई 5, और ये बच्चों 1। तो यहाँ से a की वैल्यू होगी बच्चों 150/25। इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिए। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 0। ठीक है, 5 6 जा 30। तो बच्चों a की वैल्यू यहाँ से आएगी 6। a की वैल्यू बच्चों 6 यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 3 जा 80 + 4b इज इक्वल टू 34। तो यहाँ से 4b आ जाएगा 34 - 80 which is equal to 14 - 8 6 एंड 60। तो b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4। तो ये पॉइंट आ गया है बच्चों 6,4। 6,4 ये बस बच्चों आंसर नहीं है, इसे 6,4 ये मिड पॉइंट है। अभी आपको इसकी इमेज निकालनी है, उसी आंसर को आप पी करें। तो लेकिन बच्चों आप चेक भी कर सकते हैं ये जो आंसर आपने निकाला है ये इस इक्वेशन या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो मैंने जो निकाला है वो सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों पी पॉइंट आप निकाल लीजिए। इसको पी पॉइंट को मान लीजिए अल्फा कोमा बीटा। तो मिड पॉइंट लगा दीजिए, कह दीजिए कि जो ये वाला एम पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो आप ये मिड पॉइंट निकाल लीजिए आराम से। कैसे निकालेंगे, -2 + 6 अल्फा -2/2। ये बच्चों हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। फिर बच्चों बीटा लिखेंगे बीटा +10/2। ये बच्चों मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट बच्चों किसके इक्वल है 6,4। तो यहाँ से बच्चों अल्फा -2/2 हो गया 6, और बच्चों बीटा +10/2 हो गया 4। तो 6 2 जा 12, तो ये हो गया 14, और 2 4 जा 8, 8 - 10 -2। तो बच्चों अब आपको अपना आंसर चेक करना है कि ये आंसर आपका आ रहा है कि नहीं। दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक करिए, आराम से चेक करिए, कोई भी जल्दी नहीं है। और ना समझ में आने पर आप पूछिए और मैं आपको खुद से बता देता हूँ। ये रिफ्लेक्शंस वाले ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि 12th वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, डिजिट्स बदल देंगे, क्वेश्चन नहीं है। बच्चों अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वो वापस फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे आ गया है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कंसेप्ट आपको क्लियर है। लेकिन बच्चों भी मैं आपको एक चीज वेरीफाई भी करा रहा हूँ। अभी मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि तो आप डायरेक्टली इमेज को निकालने के लिए इस कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। इससे भी आपका आंसर वही निकल के आएगा जो आपने अभी निकाला है, दैट इज 14, -2। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। जरा नेक्स्ट पेज ओपन करें। बच्चों 12th क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मेथड नंबर 2 से कर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आता है क्योंकि अभी जो मैंने मेथड 1 लगाया ना, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है।
बहुत सारे लोगों को बीच में ही स्ट्राइक नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है द पॉइंट P इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -2, 10। और बच्चों लाइन की इक्वेशन है आपके पास 4x - 3y - 12 = 0। तो बच्चों पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम x, y मान लेते हैं, और मैंने बताया था इसको x1 y1 लिखते हैं। स्टार्ट करिए डायरेक्टली एक बार में लिखते हैं। x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b is equal to -2 times a x1, this is your a x1 is -2, b is -3, a x1 plus b क्या है -3, b y1 y-10 plus c -12 upon a square plus b square, that means 16 plus 9 which is 20। तो बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, एक बार इसको इसके इक्वल करना है, तो एक x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वो x आ जाएगा। एक बार इसको बच्चों इसके इसके इक्वल करना है, तो आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं ये शॉर्टकट सही है कि नहीं, तो एक बार आप कर लीजिए। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका -8 -30 12। बच्चों ये सारा करने में बहुत स्पीड रहती है बच्चों की। अभी तो हम नीट एंड क्लीन कर रहे हैं, तो आपको सारे स्टेप्स लिख के दे रहे हैं। -50 30 कितना है, 50 -50। ये बच्चों माइनस, तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 2 जा 50 हो गया। तो ये बच्चों कितना होगा, सीधा सीधा 4 हो गया। तो बच्चों यहाँ से आ गया x + 2 = 16, x आ गया 16 - 2 which is 14। तुम कहोगे भाई ये तो बड़ी जल्दी निकला 14। देखो बच्चों 14 ही आ रहा है। इसी तरह से बच्चों आप y कोऑर्डिनेट भी तुरंत एक झटके में इवैल्यूएट कर लोगे, आपको समय नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा y - 10 अपॉन -3 = 4। क्योंकि आप सिंप्लीफाई कर चुके हो तो आप दोबारा नहीं लिखो। -12 तो ये हो जाएगा बच्चों -12 + 10 which is -2। चेक करते हैं। हाँ बच्चों -2। तो बच्चों आपने देखा कितनी रफ्तार थी इसको करने में। इसका मतलब बच्चे जो है असली वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसी को ही यूज करते हैं। बच्चों शॉर्टकट्स तो और भी होते हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ये बीच में पड़ा तो सो मैंने आपको बता दिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं फिर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 13 इजी है, तो बच्चों मैं सीधा स्किप करके 15 और 16 पे जा सकता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में लगते हैं। तो पहले आप 13 और 14 चेक कर लीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं 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 सर कर दीजिए, तो हम कर देंगे। हो जाए 13 14 दोनों हो जाएंगे, आराम से पढ़ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, सारे बच्चे जो भी हैं पढ़ लीजिए। ठीक है, हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा दम है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा दम है बच्चों, देखिएगा। बीच के क्वेश्चंस बच्चों मैंने स्किप कर दिए हैं, फिर भी अगर आपसे ना लिखे तो आप हमको बता दीजिएगा, हम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनली। लिखा है द इक्वेशंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC given that A is the point and angle ABC
बच्चों ये आपको ये ध्यान में रखना है कि आप डायग्राम जब बनाएं तो उसमें एंगल एबीसी को 90 जरूर दिखाएं, क्योंकि उसने लास्ट में लिखा है, तो मैंने फिलहाल पढ़ लिया उसको। इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। अब जो दो साइड्स की इक्वेशंस जो दी हैं, अब वो दो साइड्स कौन सी है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ ए पॉइंट पता है, टू कॉमा माइनस। ये दोनों परपेंडिकुलर मतलब लाइंस हैं। क्या बच्चों? इन दोनों का ग्रेडियंट मल्टीप्लाई करके -1। ओके बच्चों, ऐसा चेक कर लेते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, -2। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। नहीं बच्चों, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर होती तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता। इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट बच्चों -1 नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगी, तो मतलब एक इस लाइन की एक इस लाइन की कोई इक्वेशन होगी। अब कौन सी होगी एग्जैक्टली पता कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बच्चों 2 कॉमा -3 चेक करो किसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या पहली लाइन को 2 कॉमा -3 सेटिस्फाई कर रहा है? चेक कर लो जरा। 2 + 2 × -3, तो बच्चों हो गया 2 - 6। 2 - 6 तो बच्चों -4 होता है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा। इसका मतलब वो बच्चों जो है बीसी है। नहीं है। 2 कॉमा -3 किसको सेटिस्फाई कर रहा है ये चेक करना पड़ेगा, दूसरी लाइन को करना चाहिए वरना क्वेश्चन ही गलत होगा। तो सर हाँ बच्चों कर रहा है, दूसरी लाइन को सेटिस्फाई कर, तो दूसरी क्या हुआ बेटा? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो बच्चों 2 कॉमा -3 ना इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करना, तो मैंने उस इक्वेशन को वहीं पे लगा दिया। अब दोनों परपेंडिकुलर तो है नहीं, अगर परपेंडिकुलर होती तो वो हम पहले ही जस्टिफाइड कर लेते। दूसरी इक्वेशन बच्चों ऑटोमेटिक ये बन गया, x + 2y = 8। बच्चों डायग्राम पे ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आपका डायग्राम अगर बन रहा है ठीक ढंग से रफली, तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ओके तो बच्चों आपसे थर्ड साइड की इक्वेशन पूछी गई है, तो वो आप कहोगे सर तुरंत निकाल लेंगे एक झटके में, क्योंकि डायग्राम पूरा बता रहा है कि जो बीसी लाइन है उसका जो स्लोप है वो है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो सर ए बी लाइन का जो स्लोप तो वो बन जाएगा 2। तो सर ए बी लाइन की इक्वेशन तो हम एक झटके में निकाल देंगे, y - y1 = m x - x। ठीक है। अब सर ये बी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो ये सर कौन सा बड़ा काम है? ए बी की इक्वेशन पता है, बीसी की इक्वेशन पता है, उनको आप सॉल्व कर लीजिए, बी पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑन सॉल्विंग equations of AB and BC, we get the point B। तो ये बच्चों मैंने क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया, लेकिन आप जरूर कर लीजिए। लेकिन आपको फील आया होगा कि सर सारा खेल डायग्राम का ही है इसमें। ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। ओके। कट गया नीट। करो, स्टार्ट करो। अच्छा। जो 16 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते जाइए, मैं भी करूंगा लेकिन पहले आप।
स्टार्ट करते हैं। लिखा है फाइंड टू स्ट्रेट लाइंस हुज एक्स इंटरसेप्ट डिफर बाय 7। क्या फाइंड टू स्ट्रेट लाइंस हुज एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट डिफर बाय 7 whose y intercept differ by 5। अच्छा भाई, and whose gradients differ by 2। ये तो बच्चों थोड़ा सा हटके ही हो गया। लिखा है अंडरग्राउंड क्वेश्चन है ये, ठीक है, कैसा भी लोग करते तो है, क्या है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, लगता है ये जान ले लेगा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। इसमें जो लिखा है फाइंड टू स्ट्रेट लाइन हुज एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। बच्चों हम ऐसा करते थे, ये बच्चों देखो ये पहली लाइन है, ठीक है, सामने अज्यूम कर, ये दूसरी लाइन है, क्योंकि बच्चों ये इंटरसेप्ट के फॉर्म में कह रहा है ना, तो हमने लाइन की इंटरसेप्ट बना ही देते हैं। ये देखो बच्चों इस लाइन का एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट a कॉमा 0, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट 0 कॉमा b। ठीक है, तो ये हो गया a और ये b। ठीक है, चलिए बच्चों अब दूसरी लाइन देखो, ये उसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, मान लो ये c है, ये वाई एक्सिस इंटरसेप्ट मान लो ये d है। अब बच्चों क्वेश्चन आराम से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है पहले देखते हैं। टू स्ट्रेट लाइंस whose x एक्सिस इंटरसेप्ट डिफर बाय 7। अब बच्चों हमको पता तो है नहीं किसका बड़ा है किसका छोटा है, तो हमने ऐसी बना ली क्वेश्चन कि a माइनस सी इज 7, y एक्सिस इंटरसेप्ट डिफर बाय 5। ओके, यानी कि b माइनस डी इज 5। यहाँ बच्चों ने एज्यूम कर लिया है कि जो a है वो c से बड़ा है और जो b है वो d से बड़ा है, ऐसा बच्चों मैंने एज्यूम कर लिया, तभी मैंने इक्वेशंस लिख। फिर क्या कह रहा है, इनके ग्रेडियंट्स डिफर करते हैं 2 से। अब तो बच्चों हम नहीं कर पाएंगे, लगता है हमें ज्यादा वेरिएबल। अच्छा हाँ हाँ, ग्रेडियंट डिफर करते हैं 2 से, हो जाएगा हो जाएगा। तो पहली वाली लाइन का ग्रेडियंट बच्चों क्या होगा, लिख लेते हैं। इस वाली लाइन का बच्चों ग्रेडियंट बता दो जरा क्या होगा। इस वाली लाइन का ग्रेडियंट होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। तो बच्चों पहली वाली लाइन का स्लोप है -b/a। अच्छा दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, ठीक है, अपॉन x2 माइनस x। क्या हुआ, हम लोग ज्यादा वेरिएबल्स नहीं ले रहे। हाँ बच्चों वेरिएबल्स तो ज्यादा होंगे, लेकिन देखते हैं। अब बच्चों क्या कह रहे हैं कि ग्रेडियंट्स डिफर करते हैं 2 से, तो यानी एक इक्वेशन और बन गई, दिस इज माइनस बी बाई ए माइनस माइनस प्लस डी बाई सी इज इक्वल टू कितना आएगा 2। ये बच्चों इक्वेशन बन तो नहीं है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है कि इन चार वेरिएबल्स को मैं निकाल पाऊंगा यहाँ से, बहुत ही अजीब हो गया क्वेश्चन। और बच्चों आप ही कोई टेक्निक बता दो। हम लोग इसमें सिंस बी डी से बड़ा है, तो मतलब हमें पता है कि वाई एक्सिस में डिफरेंस 5 का है, तो मतलब डी इज इक्वल टू डी प्लस 5, या फिर डी इज इक्वल टू डी माइनस 5। हाँ, हो सकता है कुछ कहीं तक पहुंचा है। हाँ, एक सेकेंड। ट्राई करिए। सो ऐसे हो जाएगा, मतलब इसमें तो बहुत रफ है। दो लाइन है L1 L2। हम्म L1 का ग्रेडियंट L2 से ज्यादा होगा अगर L1 के दो पॉइंट्स हैं 0,y1 हम्म और x2 -7,0। हम्म तो ये दो पॉइंट्स हो गए। और L2 का ग्रेडियंट है, दो पॉइंट्स है 0,y1 - 5, y1 - 5, और दूसरा पॉइंट है x2, 0। तो ये हो सकता है आगे। हाँ, और L2
का ठीक ग्रेडियंट। है, सॉल्व करिए। अगर सॉल्व हो सकता है तो बिल्कुल करिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर थोड़े से वेरिएबल्स ज्यादा हो गए हैं, तो मेरे को लगता है ये मेथड थोड़ा सा कारगर नहीं है। और लेट्स मेरे को एक डाउट भी लग रहा है, इन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपका क्या यूनिक सॉल्यूशन आया है, क्या इसको इन्वेस्टिगेट करिए। तो मतलब एक मल्टीपल बार आंसर चेक करो बच्चों जरा। मेरे को आंसर्स पे लग रहा है कि इन्होंने क्या आंसर्स ज्यादा दे रखे हैं क्या। दो दिए हैं और लिखा है अदर सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। दो सॉल्यूशन दिए। दो हैं और लिखा है और भी हो सकता बच्चों ऐसा इसलिए इन्होंने दे दिया है क्योंकि देखो, ऐसा कभी कभी क्या होता है कि वेरिएबल ज्यादा होते हैं, इक्वेशंस कम होती है, तो उस केस में बच्चों सॉल्यूशन ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाया भी गया है कि जब वेरिएबल्स कम हो, सॉरी वेरिएबल्स ज्यादा हो इक्वेशन कम हो, तो ऐसे केस में इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस को निकालने के लिए हमें एक वेरिएबल को कुछ भी एज्यूम करना पड़ता है। जैसे मान लो तुमने ए को एज्यूम कर लिया तो वन है, तो A2 भी हो सकता है, A3 भी हो सकता है, A5 भी हो सकता है, A6, मतलब एक वेरिएबल को कुछ अपने आप से के आपको एज्यूम करना पड़ेगा या कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। कई लोग के एज्यूम करते हैं, कोई 1 2 3 4 एज्यूम करता है, उसको एज्यूम करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि तब तो ए की वैल्यू पता पड़ गई, तो फिर तीन इक्वेशन तीन अननोन सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए बच्चों वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या आपके ज्यादा आंसर आ रहे हैं, इसीलिए लिखा हुआ है। लेकिन चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड तो ये होता है, एक दूसरा मेथड ऑप्ट करते हैं। आपका हुआ उसमें कुछ है। मैंने सॉल्व नहीं करा होगा। सॉल्व नहीं किया, ऐसा लग रहा है कि सॉल्व करने पे आंसर वैसे ही आ जाएंगे जैसे पीछे दिए, हाँ। आ सकते हैं। अच्छा बच्चों एक मेथड और, प्यारे बच्चों एक मेथड जरा और है, जरा वो भी देखिए। अगर आपको लगता है कि सर वेरिएबल्स कुछ ज्यादा ही एज्यूम हो रहे हैं, तो हम लोग उसको कम भी कर सकते हैं। मान लो आपको लाइन लिखनी है, तो हमने ये लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिख दी, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, और इस लाइन की इक्वेशन लिख दी y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दोनों लाइंस के स्लोप का जो डिफरेंस वो कितना है, 2 है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, प्रोफेसर फायदा नहीं हुआ उनका, क्यों? C2। प्रोफेसर अभी भी आपके पास चार अननोन है, m1 m2 c1 c2। तो सर बात वहीं आकर के पड़ेगी कि क्वेश्चन फिर से फंस जाएगा, क्योंकि अभी भी कितने अननोन है, चार अननोन है। तो सारे बच्चे हमारी बात समझ पा रहे होंगे कि अननोन अभी भी चार ही आ रहे हैं। तो बच्चों जो हमने पहले करा था फिर वही ठीक रहेगा। अब आप किसी मेथड से कर रहे हैं तो आप जरा आंसर निकालिए, क्योंकि हमारे हिसाब से आंसर जो है वो इनफाइनेटली मेनी आंसर्स आएंगे, क्योंकि उन्होंने बुक में पीछे ऑलरेडी लिखा है कि और भी आंसर्स आ सकते हैं, उसका मतलब वो इनफाइनेटली मेनी है। और बच्चों आपको याद रखना चाहिए कि कभी भी वेरिएबल्स ज्यादा हो, इक्वेशंस कम हो, तो किसी भी एक को हमें फिर एज्यूम करना पड़ता है, और फिर बाकी सॉल्यूशन उसके टर्म्स में निकालने पड़ते हैं।